Hey, hi guys. So we are gonna start a new lecture, new series actually. This lecture is ऐसे lecture number 3, part 1. So इसमें हम लोग जो नया ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं उस ऐसे का नाम है ऐसे 210 विच इज़ अग्रीइंग टू टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट. तो जो ऑडिट होने वाला है उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको अग्री करना होगा. कौन एक्सेप्ट करेगा? मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट करेगा और ऑडिटर भी एक्सेप्ट करेगा. ओनली व्हेन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट इज ऑन सेम पेज तभी ऑडिट हो सकता है. ओके ओके. सो ऑडिटर विल एक्सेप्ट और कंटिन्यू द ऑडिट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच ऑडिट इज गोइंग टू बी परफॉर्म इज अग्रीड. मतलब ऑडिटर विल अग्री टू accept the audit or to continue the audit only when the basis upon which it is going to be performed is agreed. मतलब कि ऑडिटर अगर ऑडिट हम लोग फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं दैट इज वी आर गोना एक्सेप्ट द ऑडिट, या फिर अगर ऑडिट हम जैसे कि ऑडिटर 5 साल के लिए करेगा तो 3 साल से ऑडिट कर रहे थे हम लोग, चौथा साल का ऑडिट हम करें ना करें उसको चेक करने के उसको कैसे चेक करेंगे? उसको चेक ऐसे कर सकते हैं कि जो टर्म्स ऑफ ऑडिट होने वाला है, जो ऑडिट होगा उसके कुछ टर्म्स होंगे, तो जो टर्म्स होंगे वो ऑडिटर भी एक्सेप्ट कर रहा है, मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है. ओके ओके. तो वो कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को और क्लाइंट को कि ऑडिट हो पाए? 2 टर्म्स एंड कंडीशंस है. पहले कि प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट शुड बी प्रेजेंट. जो ऑडिट होने के लिए जो कंडीशन एग्जिस्ट होने चाहिए वो एग्जिस्ट कर रहा है तभी इधर या तो एक्सेप्ट होगा या कंटिन्यू होगा ऑडिट. दूसरा, देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट कि हाँ भाई जो हम समझ रहे हैं वही आप भी समझ रहे हैं. हम ऑडिट करना चाहते हैं, आप ऑडिट करवाना चाहते हैं. हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना चाहते हैं, आप भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करना चाहते हैं. ऐसा नहीं कि हम इंटरनल ऑडिट करना चाहते हैं, आप एफएस ऑडिट करना चाहते हैं. ओके ओके. सो when will an auditor start to audit a client, or when a client will get an audit done? Only when SA 210 is there. SA 210 is agreeing to terms of audit engagement. When will you agree to the terms of audit engagement? Only when there are 2 things present. First, preconditions of audit. Second, common understanding between management and auditor. सो ऐसे 210 अगर एक लाइन में बोले हम तो क्या है? ऐसे 210 इज एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म, दैट इज ऑडिट इज टू बी डन, इज अग्रीड. एंड व्हाट इज द बेसिस? बेसिस किस बेसिस पे हम ऑडिट करेंगे? बेसिस है टर्म्स एंड कंडीशन पे. व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशन? फर्स्ट, उसका वो होना चाहिए, प्री कंडीशंस एग्जिस्ट होना चाहिए, और दूसरा कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑडिटर और तुम्हारे क्लाइंट के बीच में. ओके. तो भाई तुम बोले कि प्री कंडीशन एग्जिस्ट होना चाहिए ऑडिट के लिए, तो कौन सा ऐसा प्री कंडीशन है जिसको, मतलब कौन सा ऐसा, व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट कि ऑडिट होने के लिए क्या क्या कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए? 2 चीज़. फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है उस क्लाइंट का वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए तुम्हारे ऑडिटर को कि भाई अगर तुम क्लाइंट अगर जैसे कि तुम्हारा बैंकिंग इंडस्ट्री में है और उसका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उस वाला कोई नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की तरह है, या फिर कोई जो क्लाइंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलग होता है सब डिफरेंट प्राइवेट कंपनी से या नॉर्मल कंपनी से. लेकिन वो क्लाइंट क्या कर रहा है कि इवन दो इट इज इलेक्ट्रिकल कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी का कंपनी है वो और बैंकिंग इंडस्ट्री में है वो, तब भी उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉर्मल कंपनी की तरह है. तो ऑडिटर के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं था. तो अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो जो प्री कंडीशन, ये प्री कंडीशन है ऑडिट का कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए. नहीं एक्सेप्टेबल मतलब प्री कंडीशन अवेलेबल नहीं, और प्री कंडीशन अवेलेबल नहीं है तो ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि आपको तो आप तभी अग्री कर सकते हो जब प्री कंडीशन अवेलेबल है. 210 बोलता है वो चीज़. तो पहला पॉइंट है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शुड बी एक्सेप्टेबल. ओके ओके. सेकेंड, अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेज and understands its responsibility of preparation and presentation of financial statement as per FRF, establishment of internal control necessary to prepare FS, and its responsibility to provide auditor with unrestricted access and additional information.
भाई तुम पहला एफ आर एफ शुड बी एक्सेप्टेबल के ऊपर इतना ज्ञान दिया था, अभी जितना सारा बात बोला उसका क्या सुनो। तो प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट में तुमको बोले थे 2 चीज़ होता है। पहला चीज़ कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और दूसरा चीज़ क्या था, दूसरा चीज़ बोले अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट डाटा वाला समथिंग। तो दूसरा चीज़ क्या होगा बताते हैं। दूसरा चीज़ है मैनेजमेंट को लेके कि ठीक है भाई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो तुम्हारा सही है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, इलेक्ट्रिसिटी का बनाया हो तुम, करेक्ट, लेकिन मैनेजमेंट को समझना होगा। क्या मैनेजमेंट को एक तो चीज़ समझना होगा और उसको एक्नॉलेज करना होगा, क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है और उसको एक्नॉलेज भी कर रही है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिपेयर करेगा और प्रेजेंट करेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। हम ऑडिटर की तरह गए और वहाँ देखिए कि एफएस जो बना हुआ है वो एप्लीकेबल एफआरएफ से बना हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट चाहता था कि उसको दूसरा तरीके से बनाए, तो गलत है। अगर मैनेजमेंट ही चाह रहा है तो हर बार क्वेश्चन पूछने जाएंगे, वो आंसर कुछ और देगा, इट्स नॉट गुड। सो मैनेजमेंट शुड अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। फर्स्ट पार्ट, ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट का कि भाई उस मैनेजमेंट को चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल लगा दें पूरे के पूरे कंपनी में कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। कंट्रोल्स क्यों लगाया जाता है कि रिस्क को कम करे, इनहेरेंट रिस्क को कम किया जाए, करेक्ट। तो मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि उसको इंटरनल कंट्रोल लगाए। जैसे कि एक मेकर है तो एक चेकर को रखे वहाँ पे, एक अगर कोई रिव्यूअर रखे उसको यहाँ पे, अगर कोई कोटेशन आ रहा है तो वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ भाई इस कोटेशन का अप्रूवल होना चाहिए। तो ये दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनल कंट्रोल बनाए। मैनेजमेंट का तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हाँ भाई मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ से बना रहा है, इंटरनल कंट्रोल भी लगा दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, लेकिन तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ये होना चाहिए कि भाई अगर ऑडिटर आया है ना तो कोई भी स्पॉक उसको ये नहीं बोले कि हम तुमको डेटा नहीं देंगे। मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि सारे स्पॉक को बोल दे कि इसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दो। ये नहीं कि एसएपी दे दी है और कोई भी टी कोड तुमको उसमें रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, नहीं, उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दो, पहला चीज़। दूसरा, उसको एक्सेस दो। एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, उसको एक्सेस दो। पहले एक्सेस देने के बाद अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना। पहला एक्सेस एसएपी का एक्सेस दो उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेस दो उसको, तब उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दो कि हाँ भाई तुमको सिर्फ इतना एक्सेस नहीं मिला, पूरा एक्सेस मिला है। और जब मिल गया है एक्सेस, तब अगर कुछ क्वेरी हो रहा है तो यू कैन ऑडिटर कैन गो एंड आस्क एनीथिंग टू द स्पॉक। इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर है कि स्पॉक ये ना बोले कि भाई मैंने एक्सेस दे दिया है, मेरा काम हो गया, मैं आंसर नहीं दूंगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके ओके। सो 2 चीज़ है तुम्हारा प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट। पहला, एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड भी करता है और एक्नॉलेज भी करता है, क्या कि हाँ भाई एफएस प्रेजेंट भी होगा और प्रिपेयर भी होगा एज पर एफआरएफ। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल हम लगाएंगे। तीसरा, ऑडिटर आ गए हैं तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक्सेस भी मिलेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। ओके ओके। सो दिस इज प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। और प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट पहले ऐसे 210 दिमाग में रखो। 210 की चीज़ के लिए है तुम्हारा अग्री करना ऑडिट को। 200 में तुमको पता है ऑडिट क्यों करना है, 210 में ऑडिट करना है पता है, लेकिन ऑडिट करने के लिए टर्म्स को मैंने मानना होगा। तो पहला आता है 210, 200 के बाद 210। 210 क्या है कि आप और एज एन ऑडिटर आप एक्सेप्ट तभी करोगे या कंटिन्यू तभी करोगे जब जिस बेसिस पे ऑडिट होना है वो एक्सेप्टेबल है, वो अग्री किया हुआ है। कौन से बेसिस पे ऑडिट होगा, प्री कंडीशंस अगर एग्जिस्ट करता है तब, और देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट क्या क्या है, ये कंडीशन होगा तभी हम ऑडिट करेंगे। पहला, एफआरएफ जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए ऑडिटर को। और दूसरा, जो क्लाइंट जिस क्लाइंट का हम ऑडिट करने वाले हैं उसका जो मैनेजमेंट है वो समझता है और एक्नॉलेज भी कर रहा है कि यस सर, हम जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं और जो प्रेजेंट किए हैं आपको वो दोनों एफआरएफ के हिसाब से ही है। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल हम लगाए हैं। और तीसरा, हम आपको एक्सेस भी देंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी देंगे और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देंगे, तभी हम ऑडिट कर पाएंगे। एक बात बताओ, अगर प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट अवेलेबल नहीं है, मतलब यार एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं है, मैनेजमेंट नहीं समझ रहा है, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, जाके टीसीडब्ल्यूसी से डिस्कस करो या मैनेजमेंट से डिस्कस करो कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा।
अगर डिस्कस कर लिए और तब भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं हम आपको नहीं हेल्प कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, छोड़ दो ऑडिट, मत करो। लेकिन फ्रॉम थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये आंसर आएगा कि अगर FRF जैसे कि प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट अगर अवेलेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑडिटर को आंसर क्या करना होगा, एज एन ऑडिटर क्या करना होगा, डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ। अगर मैनेजमेंट नहीं समझ रहा है और मैनेजमेंट नहीं समझ रहा तो छोड़ दो ऑडिट। लेकिन उस टाइम ऑडिट मत छोड़ना जब कोई भी लॉ तुमको मैंडेट करता है कि भाई इवन दो प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट अवेलेबल नहीं है तुम ऑडिट करना पड़ेगा, तभी तुम ऑडिट करोगे। वैसा कोई लॉ बोलता नहीं है, इसलिए थियोरिटिकल है। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि प्री कंडीशन इज नॉट अवेलेबल स्टिल व्हाट टू डू, देन you write an answer, discuss with management. If management is not okay, reject the audit unless until there is a law which mandates the audit. और फिर आगे आते हैं कि हम कैसे, हम बोलते हैं एज एन ऑडिटर यू नीड टू चेक वेदर FRF इज एक्सेप्टेबल और नॉट। तो हम क्या फॉर एग्जांपल देते कि बैंकिंग इंडस्ट्री का है तो बैंकिंग इंडस्ट्री का FS बनेगा तभी एक्सेप्टेबल होगा। वही दिया होगा कि नेचर ऑफ एंटिटी समझो, नेचर ऑफ एंटिटी हो सकता है कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है। अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाएगा, वो P&L बनाएगा, तो उस तरह से पता चल जाता है। अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो बहुत पुराना पहले पढ़े थे कि इंगेजमेंट लेटर कौन भेजता है, EL कौन भेजता है, EL कौन भेजता है भाई, हम ही लोग भेजते हैं ना, बस ऑडिटर विल सेंड। कंटेंट ऑफ EL का कंटेंट क्या क्या होता है, नॉर्मल से है कि व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ ऑडिट, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। फिर उसके बाद तुम्हारा आइडेंटिफाई एप्लीकेबल FRF क्या है, फिर रेफरेंस देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि EL में एक चीज़ का रेफरेंस देना होता है कि भाई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट आएगा हो सकता है कि वैसा ऑडिट रिपोर्ट ना आए, कंटेंट उसका अलग हो, तो ये लाइन लिखना होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है तुम्हारा बुक में, लेट मी ओपन दैट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, SA 210। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। सो इस क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, मिस्टर राम कपूर CA हैं, अपॉइंट हुए स्टैट ऑडिटर, कंपनी हैज मेंशन ऑडिट in audit terms that they will not be able to provide internal audit report to Mr. Ram during course of audit. Internal audit report नहीं देगा स्टैट ऑडिटर को। Further, company also imposed some limitation on scope of Mr. Ram. Imposed some limitation on scope of Ram, ठीक है। और पहले बोला कि internal audit report नहीं देगा, will not be able to. What are the preconditions of Mr. Ram should ensure before accepting या refusing the proposal? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पहले कि सीधा प्री कंडीशन पूछा है तो पहले प्री कंडीशन गिना दो, FRF और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल्सो एडवाइस वेदर मिस्टर राम शुड एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट, ये केस हो गया। पहले तो डायरेक्ट आंसर दो कि हाँ भाई प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट है, FRF मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन ऑफ FS, और फिर उसके बाद तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट और उसके बाद एक्सेस, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद तुम आंसर दो कि राम को करना चाहिए कि एक्सेप्ट, नहीं करना चाहिए भाई एक्सेप्ट, क्यों, क्योंकि प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट अवेलेबल नहीं है। प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट क्या था कि तुम्हारा ऑडिटर जो मैनेजमेंट है वो आपको सबसे पहले एक्सेस देगी, फुल एक्सेस देगी। यहाँ पे इम्पोज लिमिटेशन लगा रहा है स्कोप के ऊपर, तो आपको फुल एक्सेस नहीं मिला हर चीज़ का, और इंटरनल कंट्रोल का जो रिपोर्ट आपको चाहिए था वो आपको नहीं दिया। वही लिखा हुआ है एज पर ऐसे 210, in order to establish whether precondition auditor are present or not, auditor shall check FRF is acceptable, agree, then उसके बाद मैनेजमेंट का एक्नॉलेजमेंट लो, प्रिपरेशन, इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सेस। फर्दर, इफ मैनेजमेंट और TCWG impose a limitation on scope of auditor, the limitation will result in auditor disclaiming an opinion. ये वाला लाइन हम लोग नहीं पढ़े थे। An auditor shall not accept such limitation and shall not take the audit. अब सीधा नहीं सकते हो कि हाँ ऑडिटर नहीं लेगा, तुमको बोले थे क्या लिखने के लिए, डिस्कस विथ मैनेजमेंट, लिखा हुआ है डिस्कस विथ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का डिस्कस कर लिया है, उसको रिजेक्ट कर दो, अनलेस अंटिल इट इज मैंडेटेड बाय एनी अदर लॉ। ओके ओके, वही ये चीज़ आगे लिखा हुआ है। जब तुम पेज नंबर 20 पे लिखोगे ना, पेज नंबर 20 पे वहाँ पे सर बात लिख दिया था कि अगर बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट मैनेजमेंट और TCWG अगर लिमिटेशन स्कोप लगाता है तो ऑडिटर को नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्कोप के ऊपर तुम लिमिटेशन लगा रहे हो दैट मीन्स यू विल डायरेक्टली डिस्क्लेम द रिपोर्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे तुम्हारे स्कोप के ऊपर कोई लिमिटेशन लगा रहा है ना, डिस्क्लेम कर दो,
ये दिमाग में रखो। अगर जैसे कि हम लोग करने जाते हैं, ऑडिट करने गए और साला बोल रहा है कि भाई तुम रेवेन्यू को ऑडिट करो, और रेवेन्यू को ऑडिट करने गए हैं तुम्हारा O2C का, उसमें बोल रहा है कि हम सेल्स का स्कोप ही नहीं है तुम्हारे पास, तो भाई हम ऑडिट क्या करेंगे? सीधा डिस्क्लेम करो ओपिनियन को, इजी। तो दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर। फिर उसके बाद पेज नंबर 19 पे ही तुम्हारा जो ओपिनियन होता है कितने तरीके का तो लिखा हुआ है। 2 तरीके का ओपिनियन होता है, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब अच्छा, मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब प्रॉब्लम। मॉडिफाइड ओपिनियन तब देते हैं जब तुम्हारे पास मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन 3 तरीके का होता है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेम। क्वालिफाइड तब होता है ओपिनियन जब तुमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है, लेकिन जो मिसस्टेटमेंट है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे परवेसिव नहीं है, कि हाँ भाई एक ही प्रोसेस में गलती है, एक ही स्कोप में गलती है, इन्वॉइसिंग में ही गलती है, इन्वॉइसिंग की वजह से पूरा हर जगह गलती नहीं हुआ है, इट्स ओके। तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन की मिसस्टेटमेंट है लेकिन परवेसिव नहीं है, कि हर चीज़ गलत नहीं है उसकी वजह से। दूसरा होता है एडवर्स, कि हाँ भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन वो सारा मिसस्टेटमेंट पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब कर रहा है, तो वो एडवर्स हो जाएगा। तीसरा, भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन वो एडवर्स भी है, तो वो डिस्क्लेम हो जाएगा। भाई तुम बोला मिसस्टेटमेंट है और परवेसिव है तो एडवर्स हुआ, मिसस्टेटमेंट है और परवेसिव है तो डिस्क्लेम हुआ। दोनों तो सेम ही बात है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब मिसस्टेटमेंट है और परवेसिव है और तुम्हारे पास ऑडिट एविडेंस है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, तो वो एडवर्स होगा कि हाँ भाई मिसस्टेटमेंट है, हमको पता है, उसका ऑडिट एविडेंस है मेरे पास और वो परवेसिव भी है, तो एडवर्स हुआ। लेकिन मिसस्टेटमेंट है और वो मिसस्टेटमेंट परवेसिव भी है, लेकिन तुम्हारे पास एविडेंस ही नहीं है कि तुम ये पता कर पाओ कि मतलब प्रूफ कर पाओ कि हाँ भाई गलती है, तब वो डिस्क्लेम हो जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ऑडिटर मिसस्टेटमेंट के बारे में लिखा हो तुम एक बार पढ़ सकते हो, तो बहुत ईजी है भाई। अनमॉडिफाइड ओपिनियन वेरी गुड। मॉडिफाइड, क्वालिफाइड अगर हुआ, क्वालिफाइड कब होता है? मिसस्टेटमेंट मिला है लेकिन परवेसिव नहीं है। एडवर्स क्या है? एडवर्स और डिस्क्लेम दोनों में परवेसिव होता है और मिसस्टेटमेंट भी होता है, लेकिन एडवर्स और डिस्क्लेम में ये डिफरेंस है कि डिस्क्लेम में तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है पता करने प्रूफ करने के लिए कि हाँ भाई परवेसिव, एडवर्स में हमारे पास प्रूफ रहता है। So that's it, लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1। Okay bro, thank you.